A very good morning, everyone. A warm welcome to today's discussion of the Hindu and Indian Express. My name is Yasmin Gill. So let us begin. See, US-Iran conflict has been in news. So today we'll be covering it in a wholesome manner. अब ना इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू अ क्वेश्चन. सपोजिटली अगर आपको आईआर में ये क्वेश्चन आता है कि आज का जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, इट ट्रेसेस इटसेल्फ बैक टू द वे यूएस एंड ईरान वर फॉर्म्ड एज कंट्रीज. कि यूएस और ईरान जिस तरह से कंट्रीज, जिस बुनियाद पे कंट्रीज बनी थी या जिस बुनियाद पे नेशंस बने थे, स्टेट्स बने थे, तो उस से ही हम आज की कॉन्फ्लिक्ट ट्रेस कर पाएंगे. सो आइडिया इज कि यू हैव टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. सो हम की इवेंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो थ्रू आउट कॉन्फ्लिक्ट में हुए, सो दैट यू गेट ओवरऑल समरी कि आज का कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इट. ठीक है, सबसे पहले जाते हैं 1950s में. 1953 में ईरान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर आया जिसका नाम था मोहम्मद मौसदा. आपको लीडर्स का नाम नहीं याद करना है अनटिल अनलेस आज का कोई लीडर प्रोमिनेंट नहीं है. ठीक है, तो ये आपका ईरान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर आया 1953 में, जिसने आते ही ईरान में ऑयल को नेशनलाइज भी किया एंड काफी सारे रिफॉर्म मेजर्स भी किए. लेकिन यूएस और यूके ने, जैसे कि बहुत जगह और भी हुआ है, यूएस ने और यूके ने मिलकर इस लीडर को ओवरथ्रो करके अपना एक लीडर लगा दिया जिसको ये बोलते थे शाह, ईरान का शाह. ठीक है, ये जो ईरान का शाह लगाया इन्होंने, ये बड़ा प्रो वेस्टर्न पर्सन था. ठीक है, तो इसकी वजह से ना काफी ज्यादा जैसे लोगों को लगा कि हमारा जो ईरान का कल्चर है वो कंजर्वेटिव ना होके वेस्ट की तरफ जाई जा रहा है, वेस्टर्न होता जा रहा है. ठीक है, इसके अलावा आपके इकोनॉमिक्स में भी बड़ी ज्यादा दिक्कतें आई, जिसकी वजह से 1979 में ईरान में एक बहुत पॉपुलर रेवोल्यूशन हुई जिसको हम बोलते हैं 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन. अब आप देखो कि यहाँ पे ना हम टर्म रिवोल्ट, रेबेलियन ये नहीं यूज कर रहे, वी आर यूजिंग द टर्म रेवोल्यूशन. व्हाई इज इट कॉल्ड अ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन हम वर्ड तब यूज करते हैं जब बिल्कुल ही जो आपकी बेस है जिसपे कोई चीज सेटअप हुई होती है दैट चेंजेस. हम बोल रहे हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन. इस रेवोल्यूशन के बाद से ईरान एज अ कंट्री चेंज इनटू थियोक्रेसी. फॉर एग्जाम्पल वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी फॉर इंडिया एंड वी यूज द वर्ड रिपब्लिक फॉर इंडिया, बट ईरान बन गया डेमोक्रेसी. हम रिपब्लिक क्यों बोलते हैं इंडिया को? बिकॉज वी हैव एन इलेक्टेड हेड. ठीक है, डेमोक्रेसी और थियोक्रेसी में क्या फर्क है? थियोक्रेसी तब बोला जाता है जब रिलीजियस लीडर्स या रिलीजियस हेड ही आपका पॉलिटिकल हेड बन जाता है. तो कंट्री की जो आपकी बुनियाद है पॉलिटिक्स की और रिलीजन की, वो इंटरमिंगल हो जाती है. तो ये जो 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन है, इसमें जो यूएस और यूके ने मिलकर शाह को अपॉइंट किया था, ही वॉज डिस्प्लेस्ड एंड ही वॉज रिप्लेस्ड बाय इस्लामिक लीडर. इनका जो इस्लामिक लीडर है उससे इनको रिप्लेस कर दिया गया. ठीक है, अब इस रेवोल्यूशन के काफी कॉजेस भी थे और इसके काफी सारे आउटकम्स भी निकले. आज जो भी हम देख रहे हैं ना यूएस और ईरान की कन्फ्लिक्ट, उसका ओरिजिन इस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन पे जाता है. अब इसके बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं. एक तो छोटा सा इवेंट इसके बाद ये हुआ था कि ईरान के स्टूडेंट्स ने आपके मिलके यूएस की एम्बेसी को होस्टेज कर लिया था, प्लस वहां के काफी सारे अमेरिकन को नियरली 400 डेज के लिए होस्टेज बना के रखा. जिसके बाद से यूएस काफी ज्यादा सस्पिशियस हो गया ईरान को लेके कि जी ईरान तो बहुत डेंजरस कंट्री है. एट द सेम टाइम ईरान को लगने लगा कि हमारे कल्चर में और हमारी कंट्री में यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, चाहे हम पॉलिटिकली देखें क्योंकि वो हमारे पॉलिटिकल लीडर को रिप्लेस कर देते हैं, चाहे हम इवन कल्चरली देखें कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री में बढ़ रहा है. तो ये है जी स्टार्टिंग पॉइंट. 1953 में पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज हो गई. उसके बाद 79 में रेवोल्यूशन हो गई जिससे इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट बन गया. अब इस्लामिक रेवोल्यूशन पे हम थोड़ा सा ध्यान से फोकस करते हैं. इसके हम दो इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे. One is why did this revolution take place, and number two is what were the main outcomes of this revolution. First is, as I told you, कि जो शाह यूएस ने अपॉइंट किया था, he was very authoritarian in nature. चाहे वो टॉर्चर के टर्म्स में हो, अरेस्ट के टर्म्स में हो, है ना, सीक्रेट पुलिस का यूसेज हो, आम लोगों की जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो खत्म हो रही थी अंडर द रेजिम ऑफ शाह. सो ये पहला रीजन बना वेयर बाय पीपल वर फेड अप ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिम. सेकेंड, कल्चरल इन्फ्लुएंस. वेस्ट का इन्फ्लुएंस, स्पेशली यूएस का. हम वर्ड यूज करते हैं ना मॉडर्नाइजेशन,
वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। तो आज भी अगर आप इंडिया में देखोगे है ना, इवन वी हैव एक, अब तो एक नई टर्म यूज होने लगी है, अमेरिकनाइजेशन। पहले हम क्या बोलते थे, मॉडर्नाइजेशन। इवन इफ वी लुक एट द यूसेज ऑफ इंग्लिश, पहले हम बोलते थे शेड्यूल, अब हम क्या बोलते हैं, स्केड्यूल। स्पेलिंग सेम ही है, ये ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में कन्वर्ट होती जा रही है। तो ईरान में भी ना उस टाइम पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस कल्चर पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। एट द सेम टाइम रिलीजियस ऑपोजिशन भी बहुत ज्यादा थी। तो इनका ना एक लीडर था रिलीजियस, जिनका नाम था रूहोल्ला खमीनी। रूहोल्ला खमीनी को इस आपका एग्जाइल पे भेजा हुआ था इससे पहले शाह के द्वारा। तो ये काफी कंट्रीज में एग्जाइल पे रहे, नियरली 14-15 साल के एग्जाइल पे रहे। इसके बाद ये बाहर से काम करते रहे लेकिन अपनी कंट्री के लिए। तो रूहोल्ला खमीनी इस टाइम ईरान से वापस, आपके ईरान में वापस आ गए एग्जाइल काट के, और इन्होंने रिलीजन को एज अ पावरफुल फोर्स यूज किया ताकि लोग रिलीजन के नाम पे इकट्ठे होकर शाह का तख्ता पलट कर दे, एंड ये जो है आपकी एक इस्लामिक कंट्री बन जाए, ठीक है। खमेनी क्या है, खमेनी एक जगह का नाम है ईरान में, वहां से इन्होंने नाम लिया है रूहुल्लाह खमेनी। तो आपके अगर मैं पूछूं कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के मेन कारण क्या थे, पॉलिटिकल भी था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी था। देन अगर आप देखोगे कल्चरल कारण भी थे, एंड आपका रिलीजन के तौर पे जो रिलीजियस लीडर था ही ऑल्सो केम बैक। आउटकम्स, जो मेजर इस्लामिक रेवोल्यूशन के आउटकम्स निकले ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो शाह है ही हैड टू लीव ईरान और ही हैड टू गो बैक आफ्टर 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। खमेनी केम बैक फ्रॉम एग्जाइल, ईरान बिकेम अ इस्लामिक रिपब्लिक, तो कंट्री एक थियोक्रेटिक स्टेट बन गया। एट द सेम टाइम यूएस और ईरान में डिस्ट्रस्ट बढ़ गया, ठीक है। यूएस को लगा कि ईरान बहुत खतरनाक है, और ईरान को लगा कि जी हमारे इंटरनल अफेयर्स में, हमारे कल्चरल अफेयर्स में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी है यूएस की। और होस्टेज क्राइसिस के कारण तो ये ज्यादा इशू और भी एग्रेवेट हो गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी आर्मी के पैरेलल ही एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है नोन एज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको आईआरजीसी भी बोलते हैं। ये आज भी ईरान में है, ठीक है, एंड इट इज वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। 1979 की रेवोल्यूशन के बाद ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, ये भी स्टैब्लिश किए गए फॉर वन सिंगल पर्पस, दैट इज टू प्रोटेक्ट द इस्लामिक सिस्टम। कि जो हमने इस्लामिक सिस्टम एस्टैब्लिश किया है हमारी कंट्री में, उसको अगर प्रोटेक्ट करके रखना है तो हमें एक सॉर्ट ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तो हमने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को अपॉइंट किया। इसमें से इनकी अलग अलग ब्रांचेस थी। कुछ लोग ऐसे थे जो इंटरनल अफेयर्स देखते थे, है ना, कुछ लोग ऐसे थे जो एक्सटर्नल अफेयर्स देखते थे, यानी कि बाहर की कंट्रीज के साथ देखते थे कि वहां पे इस्लाम प्रोटेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं में ही ना एक फोर्स थी कुद्स फोर्स। कुछ फोर्स एक्सटर्नल ऑपरेशंस हैंडल करती थी, बाहर की कंट्रीज के साथ देखती थी कि हमारे जो बाकी मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं वो हमारी आइडियोलॉजी के साथ कदम मिला के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ठीक है। तो ये आज भी आपका कुछ फोर्स भी है और आपकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी है। ये सब उस इस्लामिक रेवोल्यूशन से बने। आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया कि 1979 में रेवोल्यूशन, लगभग अगले 20 साल डायरेक्टली यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लेकिन प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। ये प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट कैसे चला, लेट अस अंडरस्टैंड। सी, ये जो आपका ना ऑरेंज में, डार्क ऑरेंज में जो पोर्शन है, दिस इज ईरान, है ना, ये ईरान है, दिस इज इराक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका यमन है, कल हमने हुतीस के बारे में पढ़ा था। सी, अब ना आप एक चीज समझो, दुनिया भर में मुस्लिम या अगर हम इस्लाम कहें, इसका राइज हुआ प्रॉफिट मोहम्मद से। कि इससे पहले, प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले इस एरिया में काफी सारे ट्राइब्स हुआ करते थे जो पॉलीथीज्म फॉलो करते थे, अलग अलग डेटीज को वर्शिप करते थे। जब प्रॉफिट मोहम्मद आए, उन्होंने काबा जो श्राइन है ना, मक्का में काबा श्राइन है, वहां पे आइडल वर्शिप भी बंद की और इनको बोला कि जी आप मोनोथीज्म यानी कि एक ही भगवान में विश्वास रखो। तभी हम इस्लाम को बोलते हैं कि इस्लाम एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है। प्रॉफिट ने अपनी डेथ से पहले ये नहीं बताया कि मेरे बाद हु विल टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलीजन। एज अ रिजल्ट प्रॉफिट की डेथ के बाद नेचुरली की अलग अलग क्लेम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। इन क्लेम्स के बेसिस पे इस्लाम जी दो ग्रुप्स में बट गया, एक है सुन्नी एंड द अदर वन इज शियास। द शिया पॉपुलेशन बिलीव्स दैट प्रॉफिट्स सन इन लॉ अली शुड बी अलाउड टू टेक द पावर।
बट जो आपके सुन्नीज हैं वो बोलते हैं कि पावर अबू बकर में के पास में होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी क्लोज एसोसिएट रहे थे प्रॉफिट के। इनके डिफरेंसेस के बेस पे आज भी सुन्नी शिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट 90% of population of Islam across the world is Sunni. Shias नंबर में बहुत कम है। द मेजर शिया कंट्रीज आर ईरान एंड इराक। सऊदी जो बहुत बड़ी कंट्री है अरेबियन पेनिनसुला में, दैट इज अ सुन्नी कंट्री। इसीलिए आप अगर देखोगे सऊदी एक साइड होता है, ईरान इराक एक साइड होते हैं, ठीक है। ईरान इराक शिया कंट्रीज है और सऊदी आपका सुन्नी कंट्री है। एक तो ये क्राइसिस का कारण रहता है। नेक्स्ट अगर आप इवन इंडिया में भी देखोगे, इवन वी हैव सुन्नी पॉपुलेशन विच इज मच लार्जर एज कंपेयर टू शियाज। शियाज इन इंडिया मेनली आपको लखनऊ में मिलेंगे, है ना, या आपको JNK जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे। तो आपको ना, आपने देखा होगा कभी कभार पेपर में ना एक फेस्टिवल का जिक्र होता है, मुहर्रम। तो शियास ना इस दिन, मुहर्रम वाले दिन, अपने आप को कोड़े मारते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेन अली ने फेस की, वो पेन वो खुद भी फेस करना चाहते हैं, ठीक है। सो शियास नंबर में काफी कम है, सुन्नीस काफी ज्यादा है। अब ईरान डिफरेंट डिफरेंट शिया ग्रुप्स को अलग अलग कंट्रीज में अपने साथ जोड़े रखता है एंड अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट यमन, हेयर वी हैव अ ग्रुप नोन एज हुत्तीज। हुत्तीज जो है वो आपके शियाज हैं एंड इनको ईरान की सपोर्ट रहती है। एंड रिसेंट वॉर में अभी हुत्तीज भी एंटर हो चुके हैं। तभी येस्टरडे व्हेन वी स्टडीड अबाउट बाबल मंदेब स्ट्रेट, जो यहाँ पे आपका रेड सी के पास है, वहां पे हुत्तीज भी अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एडेड बाय ईरान। सिमिलरली अगर आप देखोगे लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्ला, दैट इज ऑल्सो अ शिया ग्रुप। इसीलिए अभी इजराइल जो है वो लेबनान पे भी अटैक कर रहे हैं, ठीक है। अब इजराइल और ईरान की क्या दुश्मनी है? देखो, हाँ जी, इजराइल ना, इसका कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्टीन के साथ। तो ये आपस में लैंड बाउंड्रीज को लेके लड़ते रहते हैं। पैलेस्तीन की सपोर्ट में ना एक ग्रुप है हमास। ये ग्रुप है तो सुन्नी, बट इसको फिर भी ईरान की सपोर्ट मिलती है पैलेस्तीन कॉज के लिए। तो अब ऑब्वियसली इसराइल को गुस्सा आएगा। प्लस इसराइल और यूएस बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब यूएस क्यों और इसराइल अच्छे दोस्त क्यों हैं? देखो, ये ज्यूज है ना इसराइल के, ये यूएस में भी रहते हैं। दे आर वेरी लेस इन नंबर इन अमेरिका, बट इनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और इनका जो अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन इकोनॉमिक्स पे जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो ये आपके काफी टेक कंपनीज के हेड्स भी हैं, ठीक है। तो आपके जो ज्यूज है ना, ये अमेरिका को काफी ज्यादा इनकी शरण रहती है। तो इसी वजह से यूएस इसराइल को सपोर्ट करता है और इसराइल और पैलेस्तीन आपस में दुश्मन है, ठीक है। और पैलेस्तीन का सपोर्टर हमास इज हेल्प्ड बाय ईरान। तो इसीलिए इसराइल भी ईरान पे खुंदक खाता है, ठीक है। तो ईरान ने ना अपने जगह जगह पे प्रॉक्सीज इकट्ठे कर लिए। यमन में हो गए शियाज हुत्तीज, देन लेबनान में हो गया हिजबुल्ला, पैलेस्तीन वाले एरिया में हो गया हमास। तो इस वजह से आपका ये जो 20 साल है 1980 से लेके 2000 तक, यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर चलती रही कि यूएस ईरान के ऑपोजिट कंट्री को सपोर्ट कर रहा था और ईरान उनकी ऑपोजिट कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। इसके बाद 2002 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक स्टेटमेंट दी वेयर बाय ही पॉइंटेड आउट एक्सेस ऑफ इविल बन रहा है। अमेरिका ने बोला कि हमारे विरुद्ध 3 कंट्रीज मेजर थ्रेट पोज कर रही है। कौन सी? ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया। वाई ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि यूएस के अकॉर्डिंग ये कंट्रीज अपने आप को न्यूक्लियर वेपन्स के तौर पे या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तौर पे डेवलप कर रही हैं, वेयर बाय दे आर पोजिंग अ थ्रेट टू अमेरिका। इसी वजह से इन 3 कंट्रीज को बोला गया कि दे आर एक्सेस ऑफ इविल। This particular term was coined by George W. Bush in 2002 after 2 decades of proxy war. As a result, ये जो आपका काउंटर कोलिजन है, जो ईरान बाकी कंट्रीज को सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल हमास, हिजबुल्ला, है ना, देन हुत्तीज, ये सब बन गए आपके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कि हम आपका काउंटर कोलिजन है, हम आपको काउंटर खतरा दे रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे मैप दिखाया ना, ये बेसिकली एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का मैप है। ये जो ईरान प्रॉक्सी गेम आज भी प्ले करता है,
इसका मेन आइडिया यही है कि जो हमारी ईरानियन रेवोल्यूशन है विच इज बेस्ड ऑन शिया इस्लामिक आइडियाज शुड बी स्प्रेड थ्रू आउट इन दिस पर्टिकुलर रीजन। देन ईरान इनको वेपनरी, फाइनेंस के थ्रू फंडिंग भी देता है, और ये सारा काम कौन करता है? कुद्स फोर्स बनी थी ना, हमने यहाँ देखा था आपके इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एक्सटर्नल ऑपरेशन संभालने के लिए कुद्स फोर्स बनाई गई थी। तो वही कुद्स फोर्स आज इंश्योर करती है कि हमारा जो आसपास का एरिया है वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी बरकरार रहे। सो आप देखोगे कि एक आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट भी है, कल्चरल कंफ्लिक्ट भी है ना, तो देयर आर लॉट ऑफ एंगल्स जो यहाँ पे वर्क करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाके देख लेते हैं। वी स्टार्टेड की सबसे पहले हुआ जिसमें जो ईरान के डेमोक्रेटिक लीडर थे ही वॉज डिस्प्लेस्ड। उसके बाद 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई और उन्होंने यूएस का जो शाह था उसको डिस्प्लेस करके एक इस्लामिक स्टेट क्रिएट कर दिया, एक इस्लामिक आपका लीडर को अपॉइंट कर दिया एज द पॉलिटिकल हेड। देन आगे चलते हैं। इसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन के आउटकम ये निकले कि एक तो खमेनी पावर में आ गया और इस्लाम एक थियोक्रेटिक स्टेट बन गया, प्लस साथ ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई। इसके बाद 20 साल तक ये प्रॉक्सी वॉर तक चलता रहा। लगभग 20 साल के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश डिक्लेयर्ड ईरान, इराक एंड नॉर्थ कोरिया एज सिवियर प्रॉब्लम्स टू यूएस and gave them the name of axis of evil. And this is the counter axis of resistance which Iran even today it invests in this particular countries. ठीक है, अब 2000 ऑनवर्ड्स इस कॉन्फ्लिक्ट में एक और नया एंगल आ गया। वो क्या था? न्यूक्लियर वेपन्स का। सो हमने ना कुछ दिन पहले एक टर्म पढ़ी थी, यूरेनियम एनरिचमेंट। न्यूक्लियर पावर का आपका दो तरह से यूज हो सकता है। वन इज कि आप न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करो, जिसमें आपको रिलेटिवली यूरेनियम को कम एनरिच करना पड़ता है। या फिर आप क्या करो कि यूरेनियम को ज्यादा एनरिच करो और यूरेनियम को एज आपका न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज करो। अब ईरान जैसे जैसे एनरिचमेंट कर रहा था तो नेचुरली यूएस कॉशियस हुआ, सस्पिशियस हुआ कि ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेगा दैट विल पोज अ थ्रेट टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स आज भी अगर आप देखोगे गिन चुन के कुछ ही कंट्रीज के पास है। Therefore, in 2015, which is approximately 11 years from today, 11 years ago from today, एक न्यूक्लियर डील साइन हुई जिसको बोलते हैं जॉइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके तहत ईरान के ऊपर कुछ लिमिट्स लगाई गई। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव टू कीप देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज ओपन टू इंस्पेक्शन, कि अगर हमें इंस्पेक्ट करना है कि क्या आप यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हो या नहीं, वी मस्ट बी एबल टू चेक इट। प्लस आपके जो यूरेनियम एनरिचमेंट के लेवल्स हैं इवन दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, कि आप एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर एनरिचमेंट नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ 3 साल के बाद 2018 में यूएस विड्रू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन। ये जो जॉइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था इससे यूएस विड्रॉ कर गया। रीजन क्या था? कुछ रीजंस ये थे कि यूएस को लगा कि वी हैव अ सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज क्या है कि ये जो हम ईरान पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ना आपकी एनरिचमेंट को लेके, ये एक टाइम पीरियड तक ही है इस प्लान के अकॉर्डिंग, लेकिन यूएस चाहता था कि ये वाली जो रिस्ट्रिक्शंस है ये थ्रू आउट रहे, इसका कोई सनसेट क्लॉज ना हो, ये थ्रू आउट दी आपका टाइम ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस ईरान पे रहे और ईरान की फैसिलिटीज कंप्लीटली ओपन रहे इंस्पेक्शन के लिए। यूएस को लगा कि ये प्लान जो है ये इतना सॉलिड रिस्ट्रिक्शंस या इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस ईरान पे नहीं लगाता है, therefore US withdrew from this particular plan in 2008। इसके अलावा ये तो हो गया जी न्यूक्लियर वाला एंगल। अब एक और एंगल ऐड होता है, वो कौन सा एंगल है? कल्चरल एंगल। 2022 में there was a 22-year-old girl by the name of महासा अमीनी। 22 साल की एक लड़की थी by the name of महासा अमीनी। नाउ इन्होंने हिजाब अच्छे से नहीं पहना था, ड्यू टू विच, जिसको हम बोलते हैं ना कि मॉरल पुलिसिंग, पुलिस का कल्चरल अफेयर्स में इंटरफेरेंस। तो मॉरल पुलिसिंग के चलते शी वॉज अरेस्टेड एंड सम पीपल से दैट शी वॉज बीटन टू डेथ, है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि कस्टडी में डेथ हो गई। एनीवेज इनकी डेथ के कारण ईरान में भी एंड नॉट ओनली इन ईरान इवन अक्रॉस द वर्ल्ड काफी जगह women actually cut their hair, women ने अपने बाल काट लिए टू प्रोटेस्ट हर पर्टिकुलर डेथ। यहां से कौन सा एंगल आया न्यूक्लियर के बाद? कल्चरल एंगल, कि ईरान में अगर आप देखोगे मॉरल पुलिसिंग, कल्चरल इन्फ्लुएंस, उनका कंजर्वेटिविज्म है वो भी काफी ज्यादा
बढ़ रहा है। अगर ईरान के पोएट्स भी देखोगे, फॉर एग्जाम्पल हाफिज हैं जिनका नाम हम काफी ज्यादा बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी सुनते हैं, या आपने एक फिरदौसी नाम सुना होगा, उनकी किताबें भी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि व्हेन वुमेन कट देयर हेयर इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो उन्होंने बोला कि जब दुनिया भर में ये प्रोटेस्ट फेमस हो गए, आप देखोगे ना इसकी काफी ज्यादा न्यूज कवरेज भी हुई थी, 2022 के प्रोटेस्ट है, तो जब दुनिया भर में ये चीज हाईलाइट हो गई तो ईरान की पब्लिक भी ना, उसको भी बड़ा ऐसा लगा कि हमारे जो कल्चर है ना उसमें बहुत ज्यादा मॉरल पुलिसिंग हो रही है, और इतनी मॉरल पुलिसिंग हमें चाहिए नहीं है, वी वांट ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। एट द सेम टाइम पिछले 5 सालों से कॉन्फ्लिक्ट आपका एस्केलेट ही होता जा रहा है। 2020 में ये जो हमने कुछ फोर्स पड़ी थी ना, जो एक्सटर्नल रिलेशन संभालती है, उसके एक इंपॉर्टेंट जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक से मार दिया गया। ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट जनरल, तो ये आपका ड्रोन अटैक से इनको मार दिया गया, किसको? कासिम सुलेमानी को। लास्ट ईयर 2025 में कुछ टाइम के लिए वॉर चला था, और 2025 में ईरान में दिसंबर ऑनवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी हुए थे। प्रोटेस्ट का कारण इकोनॉमिक भी था, एनवायरमेंटल भी था, कल्चरल भी था, काफी सारे कारण। फॉर एग्जाम्पल ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण। इन सैंक्शंस के कारण ईरान अपना जो ऑयल है, जो ईरान इज अ वेरी ऑयल रिच कंट्री, लेकिन ईरान अपना ऑयल फ्रीली बाकी कंट्रीज को नहीं सेल कर पाता और उससे रेवेन्यू नहीं अर्न कर पाता। एज अ रिजल्ट जो ईरान की करेंसी है विजा विज यूएस डॉलर काफी ज्यादा गिर गई, कंट्री में इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा आ गया, लोगों तक जरूरी जो असेंशियल सर्विसेज है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, नहीं पहुंच पाई। इन सब कारणों की वजह से, प्लस ऐसा बोला जाता है एनवायरमेंटल लेवल पे भी यहाँ पे लेक्स, रिवर्स, इनका प्रॉपरली ध्यान नहीं रखा जाता था, तो ओवरऑल बहुत से कारण बने जिस वजह से 2025 दिसंबर में, यानी कि लास्ट ईयर, काफी सारे ईरान में प्रोटेस्ट हुए, एंड दे सेड कि वी डू नॉट वांट एन इस्लामिक रिपब्लिक। जिस बुनियाद पे हमारा देश बना था 1979 की इस्लामिक रिपब्लिक पे, वी डू नॉट वांट इट, वी वांट की ह्यूमन डिग्निटी के बेस पे हमारा कंट्री खड़ा, ठीक है। 2026 में ये कॉन्फ्लिक्ट फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट हो गया। कैसे? लगभग फरवरी के एंड में यूएस एंड इजराइल दे टुगेदर लॉन्च मेजर एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान। यहाँ पे ईरान की कल्चरल साइट्स भी टारगेट हुई, यहाँ पे ईरान की आपकी न्यूक्लियर साइट्स भी टारगेट हुई। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है कि वी विल एंश्योर दैट दिस सिविलाइजेशन कंप्लीटली एंड्स। आपने ना सुना होगा ईरान को हम क्या बोलते हैं? पर्शिया या फारस, है ना। ईरान इज अ वेरी बिग सिविलाइजेशन। ईरान का अगर आप सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड देखोगे ना, चाहे पोएट्स के रूप में हो, या आर्किटेक्चर के रूप में हो, या आपके बुक्स के रूप में हो, ईरान की काफी ज्यादा कल्चरल डेवलपमेंट शुरू से रही है। इनफैक्ट हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इंडिया में ना एक राजा हुआ, राजा अशोक, उसने भी पर्शिया से काफी कुछ अडॉप्ट किया था। राजा अकबर ने भी पर्शियन प्रैक्टिस से काफी ज्यादा आपका सीखा था। तो ना ऐसा है कि ईरान एक बहुत बड़ी सभ्यता है, इट्स अ वेरी बिग सिविलाइजेशन, और ट्रंप का मानना है कि जी मैं तो ना इस सिविलाइजेशन को खत्म करके ही हटूंगा। देयरफॉर अलोंग विद इजराइल इस साल फरवरी एंड में दे लॉन्च मेजर एयर स्ट्राइक्स। कल्चरल चीजों को भी टारगेट किया गया, कल्चरल बिल्डिंग्स को भी टारगेट किया गया, कल्चरल साइट्स को भी टारगेट किया, और न्यूक्लियर को तो टारगेट करना ही था, ठीक है। एट द सेम टाइम जो इनके आज के रिलीजियस लीडर हैं आयतुल्ला खमीनी, ही सेड टू बी किल्ड। अब सी आयतुल्ला ना एक टाइटल है जो एक इस्लामिक आपका जो हेड है वो लेता है, और खमीनी तो जगह का नाम है, ठीक है। सो आयतुल्ला खमीनी 1989 ऑनवर्ड्स लीड कर रहे थे कंट्री को, एंड ही इज आल्सो किल्ड इन द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट। प्लस ये जो हमारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, इनके भी बहुत की पोजीशंस पे जो जनरल्स हैं उनको खत्म कर दिया गया। अब ईरान के हाथ में क्या था? ईरान के हाथ में जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज था, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ईरान सॉर्ट ऑफ चोक्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कि हम तो यहाँ से शिपिंग इंडस्ट्री को प्रॉपर्ली फ्लो नहीं करने देंगे, ना ही ऑयल को प्रॉपर्ली फ्लो करने देंगे, ठीक है। तो ये हो गया ईरान का रिस्पॉन्स। तो ये अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रिसेंट हमने क्या डेवलपमेंट देखी है, हम आने वाले आर्टिकल्स में देखेंगे। समिंग अप, अगर आपको देखा जाए कि इस कॉन्फ्लिक्ट के मेन मेन एंगल्स क्या है, फर्स्ट तो जी हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट है। जब से यूएस ने 1953 में कू करके ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को हटाया, तब से एक डिस्ट्रस्ट डेवलप हो गया कि ईरान यूएस हमारे निजी मामलों में, हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में या हमारे कल्चर में इंटरफेयर करते हैं। तो एक तो प्रॉपर हिस्ट्री है, ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट देखोगे ना, सो आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू, आप
खुद से इस चीज को ना थिंक करना शुरू करो कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ न्यूक्लियर की वजह से है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजिकल है, ठीक है, कि आइडियाज में फर्क है, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट की कल्चरल एंगल है, या फिर जैसे हम यूपीएससी में एंड पे लिखते हैं ना कि इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल दीज। सो ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देयर इज दिस अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है सैमुअल हंटिंगटन। सैमुअल हंटिंगटन ने काफी साल पहले एक आइडिया दिया था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। इस आइडिया के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, सैमुअल हंटिंगटन ने बोला कि आने वाले टाइम में कंट्रीज की लड़ाई नहीं होगी, सिविलाइजेशंस की लड़ाई होगी, रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस के बेस पे लड़ाई होगी, ना कि आइडियोलॉजिकल बेसिस पे। यानी कि लड़ाई इस बात पे नहीं होगी कि जी मैं कम्युनिस्ट कंट्री हूं या मैं कैपिटलिस्ट कंट्री हूं, लड़ाई होगी रिलीजियस मामलों पे, लड़ाई होगी कल्चरल मामलों पे, लड़ाई सिविलाइजेशंस के बीच में होगी, ठीक है, इस्लामिक कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में होगी, ना कि आपकी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है। अगर आप आज का कॉन्फ्लिक्ट देखोगे, हमने इसके बहुत सारे एंगल्स देखे। कल्चरल एंगल देखा जिसमें देवर वुमेन प्रोटेस्ट है ना, और इस्लाम जो रिपब्लिक है उनको लगा कि हमारे जो कंजर्वेटिव आइडियाज हैं वो चैलेंज हो रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। ऑफ लेट अगर हम देखेंगे तो लोग इस्लामिक रिपब्लिक के अगेंस्ट भी हो रहे हैं, तो कल्चरल एंगल भी है। देन क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ग्रो कर रहा है तो इसीलिए अमेरिका को पॉलिटिकल खतरा भी है, ठीक है, कि अगर ईरान का राइज होता है तो उनका बुनियाद भी गेट्स इनटू क्वेश्चन, तो पॉलिटिकल एंगल भी है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे कि आपका कल्चरल एंगल भी है, पॉलिटिकल एंगल भी है, न्यूक्लियर एंगल भी है, ठीक है। प्लस अगर आप देखोगे कि इनकी जो बेसिक डेवलपमेंट हुई है, यूएस इज अ डेमोक्रेसी वाइल ईरान इज अ थियोक्रेसी, तो ये वाला आइडियोलॉजिकल आपका एंगल भी है, ठीक है। सो इट इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। देन और कौन सा एंगल हमने पढ़ा, ईरान और इसराइल की राइवलरी, वाई, बिकॉज इसराइल और पैलेस्टीन कंफ्लिक्ट में रहते हैं, एंड आपका ईरान जो है पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, न्यूक्लियर इशू है। एंड फाइनली सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमिक एंगल भी है, क्योंकि ईरान की जो इकोनॉमी है उसको सैंक्शंस की वजह से काफी ज्यादा ड्रॉबैक फेस करना पड़ा। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर क्राइसिस इन द रीसेंट यूएस ईरान। अब हम ना इसके 3 आर्टिकल्स देख लेते हैं। दिस वॉज इन येस्टरडेज इंडियन एक्सप्रेस। सो इट इज टाइटल्ड कॉस्ट्स ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन आर कैचिंग अप विद ईरान। ये सी राजा मोहन ने लिखा है, इनके जियोपॉलिटिक्स पे काफी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। सो लेट्स जस्ट रीड इट। हम इसको पूरा तो नहीं रीड करेंगे, आई विल जस्ट समराइज इट यू इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन पॉइंट्स। सी राजा मोहन बोलते हैं कि कोई भी जो रेवोल्यूशनरी सत्ता है, कोई भी रेवोल्यूशनरी रिजीम है, वो ना एक मूवमेंट में कोलैप्स नहीं होती है। तो अगर आज लोग 1979 के इस्लामिक रिपब्लिक को क्वेश्चन कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग दैट वी डू नॉट वांट दिस इस्लामिक रिपब्लिक, तो ना ये एक ही टाइम में नहीं हुआ है, एक ही मूवमेंट में नहीं हुआ है। ही एक्चुअली पॉइंट्स आउट 4 मेजर फैक्टर्स हैं। सी राजा मोहन बोलते हैं कि 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो किसी भी रेवोल्यूशनरी रिजीम के लॉन्ग टर्म में डाउनफॉल का कारण बनते हैं। विच आर दीज फैक्टर्स? रिजिडिटी, एलीट फ्रैक्चर, डिके एंड वॉर। हम इसको आसानी से समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है रिजिडिटी। वो बोलते हैं कि कोई भी ऐसी रेजिम जो बड़ी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी पे बनी हो और ये बोले कि मैंने जी यही आइडियोलॉजी रखनी है, यानी कि मैंने आइडियोलॉजिकल प्योरिटी मेंटेन करके रखनी है, कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिस रेजिम में अडेप्टेबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इन डीलिंग विद अदर कंट्रीज, कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे ना वो देते हैं कि अगर हम चाइना को देखें, चाइना में एक टाइम पे माओ जेडोंग का रूल था, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद रिगार्ड टू कम्युनिस्ट पॉलिसीज। जब लेटर ऑन जाके देन जियाओपिंग आते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि चाइना में कम्युनिज्म होगी लेकिन चाइनीज स्टाइल कम्युनिज्म होगी, ठीक है, यानी कि हम थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे, थोड़ी बहुत मार्केट रिफॉर्म्स करेंगे। अगर आप सोवियत यूनियन का कोलैप्स देखते हो, हम देखते हैं ना कि सोवियत यूनियन टूटा, सोवियत यूनियन वर अ ग्रुप ऑफ आई थिंक 14 to 15 कंट्रीज है ना। तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स का रीजन ये भी था कि वो स्ट्रांगली कम्युनिज्म को उन्होंने पकड़ा हुआ था। जब भी कोई रेजीम बहुत स्ट्रांगली किसी आइडियोलॉजी को रिजिड तरीके से फॉलो करेगी, इट कैन नॉट सर्वाइव इन दी लॉन्ग रन। एक तो सी राजा मोहन बोलते हैं कि आज इस्लामिक रिपब्लिक को क्वेश्चन करने का ये भी कारण है कि दे हेल्ड ऑन टू इट फॉर इन अ वेरी रिजिड मैनर विदाउट एनी सेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी। दूसरा, elite fracture. What does this mean? C. Raja Mohan says कि over a period of time,
जो भी लोगों ने उस पर्टिकुलर रेजिम को एस्टैब्लिश किया होता है, उनके अलग अलग ना फैक्शंस बन जाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत हार्ड लाइनर्स होंगे, बहुत कंजर्वेटिव होंगे, कुछ थोड़े लिबरल होंगे। यानी कि जिन लोगों ने उस रेजिम को बनाया उसमें अलग अलग फैक्शंस बन गए। ये हर जगह ही हुआ है। इवन इफ यू लुक एट इंडिया के, अगर हम फ्रीडम मूवमेंट भी देखेंगे, है ना, इवन इफ यू लुक एट इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट, लोगों ने अलग अलग तरीके यूज किए। सम पीपल वेंट फॉर नॉन कॉपरेशन, सत्याग्रह, फॉर एग्जाम्पल गांधी। सम पीपल वेंट फॉर रेवोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल आपका भगत सिंह, ठीक है, कि हमें रेवोल्यूशनरी तरीकों से कंट्री को आजाद कराना है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्मी बनाई। इवन विद इन कांग्रेस, अगर कांग्रेस के विद इन भी देखें, कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते थे धीरे धीरे ब्रिटिशर से रिफॉर्म मांगते हैं, कुछ लोग बोलते थे नहीं, विल गो फॉर प्रोटेस्ट, विल गो कि इनके हम ब्रिटिशर्स के गुड्स जला देंगे, है ना। सो अलग अलग तरीके हमेशा ही बनते हैं। सिमिलरली इवन इफ यू लुक एट फ्रांस में भी क्रांति हुई है, अगेन आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देखोगे ना, उसमें भी काफी ज्यादा ग्रुप्स बन गए थे। कुछ बहुत कट्टर थे, हार्ड लाइनर्स थे, जो उनके आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करता था उनको मरवा भी देते थे, ठीक है। सो ऐसा ही ईरान में भी हुआ। देयर वर सर्टन, फॉर एग्जांपल जो आपके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, दे आर वेरी हार्ड लाइनर्स, ठीक है। तो आपकी जो एलीट है, दे आल्सो गॉट फैक्शन। तीसरा तीसरा जो कारण है, ये बोलते हैं डिके। डिके किस लेवल पे? इकोनॉमिक्स पे लेवल, इकोनॉमिक्स के लेवल पे। सो सी राजा मोहन ये बोलते हैं कि जब भी आपकी ये जो रेवोल्यूशनरी रेजिम्स बनती है ना, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ इकोनॉमी। इनको बस अपनी स्टेबिलिटी से मतलब होता है, अपनी आइडियोलॉजी से मतलब होता है। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिकली क्या पॉलिसी एफिशिएंट है उस पर ये ध्यान नहीं देते। आपने ना ये लाइन सुनी होगी कि गुड पॉलिटिक्स इज नॉट ऑलवेज गुड इकोनॉमिक्स। अच्छी पॉलिटिक्स और अच्छी इकोनॉमिक्स में फर्क है। कभी कभार लीडर्स अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ गुड इकोनॉमिक्स, कि आपकी इकोनॉमी एफिशिएंटली चले ना चले, आपकी सत्ता कायम रहनी चाहिए, ठीक है। सो ये भी एक कारण बना कि आप, हमने देखा ना कि ईरान में लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हुए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है ना। तो आपका जरूरत का वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल, लेक्स, रिवर्स, इनका ध्यान नहीं रखा गया। तो आइडियोलॉजी में हम लोग इतना ज्यादा हो जाते हैं कि वी फॉरगेट अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये तीसरा कारण बनता है जिसकी वजह से एनी रेवोल्यूशनरी रेजिम कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लास्ट, वॉर। वॉर में सी राजा मोहन लिखते हैं whenever war happens, ये सिर्फ यहीं पर ट्रू नहीं है, इट इज ट्रू फॉर एवरी कंट्री। जब भी आप देखोगे ना, एक टर्म होती है वॉर नेशनलिज्म। जैसे ना इंडिया में हम क्या बोलते हैं, क्रिकेट नेशनलिज्म। जब भी क्रिकेट होती है कैसे सारा देश इकट्ठा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रिकेट नेशनलिज्म। सिमिलरली वॉर नेशनलिज्म होती है, जब भी वॉर वॉर लगती है किसी भी कंट्री पे, तो वो कंट्री कैसे अपने डिफरेंसेस को भूल के यूनाइट हो जाती है। इसमें प्रोपेगेंडा का भी रोल रहता है, मीडिया का भी रोल रहता है, कुछ वॉर का खुद का इन्फ्लुएंस भी रहता है। सिमिलरली सी राजा मोहन बोलते हैं जब भी वॉर होता है कुछ टाइम के लिए तो द कंट्री यूनाइट्स, बट ये यूनिटी ना बड़ी टेम्पररी होती है। आफ्टर वॉर एंड्स, या फिर अगर नहीं भी वॉर एंड होता, इफ इट्स अ लॉन्ग टर्म वॉर, तो कुछ टाइम के बाद वो यूनिटी अपने आप फिजल आउट हो जाएगी। सो बोलते हैं कि ईरान अगर आज इस्लामिक रिपब्लिक को क्वेश्चन कर रहा है, तो वो उसके लिए चारों कारण रिस्पॉन्सिबल है कि जी इकोनॉमिक डिके भी था, रेजीम बहुत आइडियोलॉजिकली रिजिड भी थी, एलिट्स के अपने अपने ग्रुप्स बन गए, और वॉर ने तो कुछ टाइम के लिए कंट्री को यूनाइट किया, बाद में जो है डिफरेंसेस फिर से स्टार्ट हुए। और ये चारों फैक्टर्स ना, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक फैक्टर ऑपरेट कर रहा है, एक टाइम पे दूसरा नहीं। ये चारों फैक्टर एक दूसरे को री करते रहते हैं और ओवरऑल मिलके किसी भी रेजीम का गिरने का कारण। देन वी हैव अनदर आर्टिकल अगेन इसी इशू पे। In Trump's ceasefire extension, there could be off ramps for both sides. In Trump's ceasefire extension, there could be off ramps for both sides. इसमें क्या है देखो, कल के दिन यानी कि 22 अप्रैल को सीज फायर आपकी एक्सपायर हुई थी, बट ट्रम्प हैज एक्सटेंडेड इट विद आई गेस फॉर 1 or 2 वीक्स, है ना। ट्रम्प ने बोला कि अभी भी सीज फायर हम मेंटेन रखेंगे। सो आइडिया क्या है देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों कंट्रीज के लिए, चाहे यूएस है चाहे ईरान, वॉर में घुसने के भी अपने नुकसान फायदे हैं एंड वॉर से बाहर निकलने के भी अपने नुकसान फायदे। इफ यू लुक एट द केस ऑफ ट्रम्प, व्हेन ही केम टू पावर बेस्ड ऑन 2 मेजर एजेंडास। कौन से 2 एजेंडास के बेस पे ट्रम्प पावर में आया? नंबर 1 दैट ही विल बी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, नंबर 2 दैट ही विल इंश्योर दैट यूएस की जो फोर्सेस हैं दे विल नॉट बी इन्वॉल्व इन अननेसेसरी वॉर्स। इनफैक्ट अगर आप यूएस की पब्लिक का रिएक्शन देखोगे,
It is not very pro-war reaction. They do not want their soldiers to go into affairs of other countries. आपने ना एक बात सुनी होगी, यूएस के प्रेसिडेंट्स काफी ये बोलते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो अक्सर ना यूएस के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो ये टर्म यूज करते हैं कि हमारे सोल्जर्स बाकी कंट्रीज में जाके स्टेशन होंगे और उनकी इंटरनल डायनेमिक्स को चेंज करेंगे। इस पॉलिसी को बोला जाता है बूट्स ऑन ग्राउंड। व्हेन ट्रम्प केम टू पावर, ही सेड कि चाहे बाकी प्रेसिडेंट्स बोलते भी हों कि हमें नो बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने बूट्स ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करना है तो मैं करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सोल्जर्स बाकी कंट्री में जाए तो दे विल गो, ठीक है। सो एक तो ये बात है कि ट्रम्प जिस आइडिया के बेस पे ही गॉट इलेक्टेड, तो इन्फ्लेशन का भी इशू हो रहा है अमेरिका में, एंड आपका जो अमेरिका की पब्लिक है दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी प्रो वॉर। तो ट्रम्प के खुद के फायदे भी हैं इस वॉर से विड्रॉ करने के। इवन ट्रम्प वांट्स अ फेस, आपका कहते हैं ना फेस सेविंग चाहिए हमें, कि हमें एक ऑनरेबल से एग्जिट चाहिए कि हमारी थोड़ी सी बात सुन ली जाए एंड वी जस्ट वांट टू एग्जिट दिस वॉर। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि सीज फायर एक्सटेंड की गई है? कल तो सीज फायर खत्म होनी थी बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय ट्रम्प, ठीक है। एंड पाकिस्तान एज अ कंट्री इज मीडिएटिंग बिटवीन यूएस एंड ईरान। अगर आप ईरान का कॉज देखोगे, ईरान इज सफरिंग इकोनॉमिकली अलॉट, ठीक है, चाहे सैंक्शंस की वजह से हो, ठीक है, अदरवाइज भी ईरान की इकोनॉमी काफी ज्यादा सफर कर रही है। इवन ईरान वांट्स कि हमारे ऑयल रूट, शिपिंग रूट्स ओपन हो, हमें वहां से रेवेन्यू आए, जिससे हम पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कर पाए हमारी इकोनॉमी की। तो दोनों ही एंड्स पे दे हैव ऑफ रैम्प्स फॉर बोथ साइड्स। सो लेट अस सी कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। सो एक बार मैं पढ़ देती हूँ। सीज फायर एक्सटेंशन, ऑनरेबल वे आउट फॉर ट्रम्प। एंड अभी ना ट्रम्प का ना पहले आइडिया होता था कि जीरो एनरिचमेंट होनी चाहिए, कि एनरिचमेंट आपको करनी ही नहीं है। और ईरान क्या बोल रहा है कि वी हैव अ राइट टू एनरिच, कि हमें यूरेनियम को एनरिच करने का राइट है। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी देखते हैं कि किस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। देन इवन ईरान वांट्स कि हम जल्दी स्ट्रेट को ओपन करें और यहाँ से हमें भी रेवेन्यू आए एंड हम भी हमारी कंट्री की पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कर सके। देन लास्ट, बाकी कंट्रीज का क्या इस पे टेक है? सो चाइना कैन नो लॉन्गर बी साइलेंट ऑन वेस्ट एशिया वॉर। व्हाट इज इंडिया सेइंग, व्हाट इज इंडिया टेक, है ना, इंडिया को क्या इसके फायदे नुकसान है वो भी देखेंगे हम, एंड चाइना को क्या है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। सी चाइना का जो यूजुअल स्टैंड रहता है ना, इट डजंट इंटरफेयर इन डोमेस्टिक पॉलिसीज अनटिल एंड अनलेस चाइना की इकोनॉमी पे आंच ना आए। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना की जो सारी डिसरप्शन हो रही है यूएस और ईरान की, चाइना इज पेइंग अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर इट। वो कैसे? जब यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो जो ईरान का ऑयल है वो काफी ओपेक चैनल से चाइना ने बाय किया। इसकी वजह से चाइना ने सॉर्ट ऑफ ना एक कुशन दे दिया कि ईरान को इतना ज्यादा उस सैंक्शंस की आंच नहीं आने दी, उन सैंक्शंस की इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होने दिया चाइना ने बाय बाइंग द ईरान ऑयल। ऑफ लेट क्या हो रहा है, बिकॉज यूएस इज इंस्पेक्टिंग दीज चैनल्स अ लॉट, तो अभी ये जो आपके छुपे हुए चैनल्स है इन पे भी बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी हो रही है। एज अ रिजल्ट चाइना की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंच रहा है। देयरफॉर चाइना हैज ओपनली कम आउट एंड सेड टू बोथ द कंट्रीज, इसने ईरान को भी बोला कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर देना चाहिए। एट द सेम टाइम इसने ये भी बोला है कि द वर्ल्ड मस्ट नॉट रिवर्ट टू लॉ ऑफ जंगल, कि जंगल राज नहीं होना चाहिए, वी मस्ट गो फॉर पीस। और इसका रीजन ना ये नहीं है कि इट इज सम सॉर्ट ऑफ की पीस मेंटेन करना चाह रहे, नहीं, इट इज टोटली एन इंटरेस्ट बेस्ड इंटरवेंशन, ठीक है, कि चाइना के खुद के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसकी खुद की इकोनॉमी डिसरप्ट हो रही है, देयरफॉर इट हैज इंटरवीन्ड। बट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इट सेज कि चाइना लंबे टाइम तक वेस्ट एशिया पे चुप्पी मेंटेन करके नहीं रह सकता, इट हैज टू कम अप एंड टेक साइड्स, ठीक है। देन अगली हमारी आज की थीम पे चलते हैं। रोबोट्स विन मैराथन, लिटिल कंफर्ट टू आवर गिग वर्कर्स। अब आपके ना जीएस 3 में रोबोटिक्स, एआई, इस पे क्वेश्चंस बनने के काफी ज्यादा चांसेस है। सो आई जस्ट शो यू अ क्वेश्चन। ये ना यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2015 में। What are the areas of prohibitive labor that can be sustainably managed by robots? Discuss the initiatives that can propel research in research institutes for substantive and gainful innovation. Question क्या पूछना चाह रहा है? ये बोल रहा है prohibitive labor.
प्रोहिबिशन क्या होता है? रोक। कहते हैं कौन से ऐसे एरियाज है लेबर के जहां पे रोबोट सस्टेनेबली मैनेज कर सकते हैं, ऐसा लेबर जहां पे ह्यूमंस इतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे, तो वो कौन से एरियाज है? तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये न्यूज में क्यों है? चाइना में रिसेंटली हाफ मैराथन का एक रोबो ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक रोबो ने हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया इन केस ऑफ चाइना, which has again brought us back to focus on robotics and artificial intelligence. इसका ना एक रीजन तो है कि इनके जो सेंसर्स हैं, इनके जो एक्चुएटर्स हैं, दे आर डेवलपिंग एट अ वेरी रैपिड पेस एंड इनमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से इनकी कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ रही। अब अब ना इस पूरे टॉपिक को अगर हम इवन इफ यू गो इट ओपन इट थ्रेड बाय थ्रेड, देयर आर सर्टेन एरियाज यहाँ पे ना, एक बात होती है आइदर और, कि डू वी वांट रोबोट्स और डू वी वांट ह्यूमंस, है ना। दूसरी बात होती है एंड वी वांट रोबोट्स एज वेल एज ह्यूमंस। अगर आप देखोगे देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे रोबोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैनुअल स्क्वेंजिंग, हम देखते हैं दलित पीपल, लो कास्ट पीपल, दे आर ऑफन इन्वॉल्व इन मैनुअल स्क्वेंजिंग। तो ह्यूमंस की यहाँ पे डिग्निटी को नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे रोबोट्स जो कि बनते भी हैं काफी, एक आपने ना एक आई थिंक बैंगलोर का कोई इंस्टीट्यूट है, इट हैज मेड अ रोबो नोन एज बंदी, तो ये आपका मैनुअल स्क्वेंजिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे रोबोट्स बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में माइनिंग होती है, आपको पता है ना, आपके झारखंड वगैरह वाले एरिया में भी माइनिंग होती है। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स मिनरल रिसोर्सेज। नॉर्थ ईस्ट में ना एक माइनिंग फेमस है, इट इज नोन एज रैट होल माइनिंग। चूहे का जो बिल होता है इट्स वेरी स्मॉल, राइट, सो उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया है। इस रैट होल माइनिंग में क्या होता है कि इफ यू वांट टू माइन फ्रॉम सर्टेन एरियाज वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन अडल्ट टू रीच, दे एक्चुअली एम्प्लॉय लिटिल चिल्ड्रन टू गो एंड माइन। छोटे बच्चों को एम्प्लॉय करके बोला जाता है कि आप इस सॉर्ट ऑफ होल में घुस जाओ और यहां से आप माइनिंग करके लाओ। तो इस माइनिंग को हम बोलते हैं रैट होल माइनिंग। इसमें कभी कभार आपका इश्यूज भी हो जाते हैं ना, चिल्ड्रन गेट स्टक एंड उनकी डेथ्स वगैरह भी हो जाती है। अगेन हजार्डस ऑक्यूपेशन है, तो यहाँ पे भी आपके रोबोट्स काम आ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली तीसरी चीज, रेपिटेटिव टास्क, ऐसे टास्क जो बहुत मोनोटोनस हैं, बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है। फॉर एग्जाम्पल जब वेस्ट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो जो कैपिटलिस्ट थे, जिनकी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, दे वांटेड कि बड़ी क्विक प्रोडक्शन हो जाए, बड़ी क्विक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाए। उन्होंने क्या किया ना कि एक टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और एक मशीन एक छोटे से पार्ट को ही संभालती थी। वहां पे एक इंसान को भी आपका नियुक्त किया जाता था, वन पर्सन वाज आल्सो मेड टू स्टैंड देयर, और इस पर्सन का टास्क होता था रेपिटेटिव टास्क करना, ठीक। आइडिया क्या था कि लेट अस से कि एक ब्लॉक को उठा के मशीन असेंबली लाइन के ऊपर रखना है और फिर वो असेंबली लाइन अपना खुद से काम कर देगी। बस उसको ना पूरा दिन यही करना है, ब्लॉक यहाँ से उठाना है, ब्लॉक यहाँ रख देना है, ब्लॉक यहाँ से उठाना है, ब्लॉक यहाँ रख देना है। आइडिया क्या है कि उनको लगता था कि अगर एक पर्सन रेपिटेटिव टास्क करेगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन इससे हुआ क्या, ये बड़ा ही मोनोटोनस टास्क था। इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस कॉमेडियन चार्ली चैपलिन, सो चार्ली चैपलिन मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग, आपका एक पिक्चर भी बनाई थी उन्होंने इस चीज पे। देयर वाज अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ रील मेड ऑन दिस, कि कैसे ये जो इंडस्ट्रीज है ये बारी बारी ना सेम काम करवा के कैसे ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर रही है। सो ये जो रेपिटेटिव टास्क हैं, यहाँ पे भी रोबोटिक्स बहुत काम आ सकती है। ये जो आपके मैनुअल स्क्वेंजिंग जहाँ पे डिग्निटी का इशू इन्वॉल्व है, वहां पे भी बहुत काम आ सकती है। हजार्डस ऑक्यूपेशंस फॉर एग्जांपल रैट होल माइनिंग, वहां पे भी आपकी मशीनरी बहुत ज्यादा काम आ सकती है। सो एट द सेम टाइम अगर मैं आपको कोट करूं, सो महात्मा गांधी जी का एक कोट है, आई एम नॉट अगेंस्ट मशीनरी, आई एम अगेंस्ट द ऑब्सेशन फॉर मशीनरी। कि मैं मशीनरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये जो मशीनरी के पीछे पागलपन है इसके खिलाफ हूं। विच मीन्स कि वी वॉन्ट लेबर सेविंग मशीनरी, नॉट लेबर रिप्लेसिंग मशीनरी। हम ऐसा एआई चाहते हैं या ऐसे रोबोट चाहते हैं जो ह्यूमन का लेबर सेव करे, ह्यूमन के लेबर को रिप्लेस ना करे, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ना देयर हैव बीन डिफरेंट आइडियाज लिखे गए हैं। एक तो लिखा गया है कि हो सकता है कि जैसे हम इकोनॉमिक्स में भी बोलते हैं कि ओवरऑल अगर इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है तो सबको ही बेनिफिट हो जाएगा। इसको इकोनॉमी में हम क्या बोलते हैं? ट्रिकल डाउन इफेक्ट।
कि जी कुछ लोगों को अगर ऊपर फायदा हो रहा है, लेट अस से कि ऊपर वाले टॉप 10% अगर अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो नेचुरली वो एम्प्लॉय भी करेंगे किसी को, है ना, अपने प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे। इससे क्या होगा, पूरी इकोनॉमी को फायदा हो जाएगा। सिमिलर टर्म्स पे ये आर्टिकल बोलता है कि अगर लेटस से एआई या रोबोटिक्स काफी ज्यादा यूज में आते हैं, तो ओवरऑल जो है हमारा लेबर, ह्यूमंस फायदे में ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ना, इवन जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी ये बात बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी कि कंप्यूटर्स विल रिप्लेस ह्यूमंस। लेकिन आज क्या हो रहा है, कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस, इट इज नॉट कंप्यूटर और ह्यूमंस। आज हम कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं, इट इज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, राइट? सो इट इज नो लॉन्गर अ रिप्लेसमेंट, ऐसा नहीं है। वी हैव स्टार्टेड टू वर्क विद कंप्यूटर्स। आज एआई आ रहा है, और लेकिन अगर आप देखोगे इसकी पेस, कंप्यूटर्स की पेस की अडॉप्शन, इसकी जो अडॉप्शन पेस है वो ज्यादा है। वी आर अडॉप्टिंग इट वेरी क्विकली एंड द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो चेंजिंग क्वाइट क्विकली, ठीक है? सो सम पीपल से कि ओवरऑल अ राइजिंग टाइड विल लिफ्ट एवरीवन, कि अगर बेनिफिट हुआ तो सबको ही होगा। एट द सेम टाइम उन्होंने इस पे दूसरा ओपिनियन भी दिया है कि प्रोबेबली सबके लिए ये खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है? एट द सेम टाइम यहाँ पे गिग वर्कर्स की भी बात की गई है, तो ये कहते हैं कि इवन गिग वर्कर्स हैं उनके लिए भी रोबोटिक्स का काफी ज्यादा नुकसान होता है। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जैसे आपके ये जोमैटो वाले जो डिलीवरी करते हैं, है ना, जो आपकी छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के लिए काम करते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन अब अटेम्प्ट हो जाएगा कि प्रोहिबिटिव लेबर कौन सा हो गया, मैनुअल स्क्वेंजिंग वाला हो गया, आपका हजार्डस लेबर हो गया, है ना, तो ये वाले या रेपिटेटिव टास्क हो गए। देन अब आई जस्ट वांट कि सी यूपीएससी में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, आपके पास लगभग 1.5 साल की तैयारी होती है। इसमें ना आप जनरली रोजाना बेसिस पे थिंकिंग स्टार्ट करो, ओनली दैट विल हेल्प यू टू क्रैक मीथ्स। थिंकिंग का क्या मतलब है? जब आप 1-1.5 साल बाद इतने आर्टिकल्स पढ़ लोगे, आपका ना एक वर्ड व्यू बन जाएगा कि दिस इज वॉट आई फील अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू एंड दिस इज वॉट आई डू नॉट फील अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। ये आपके ओपिनियंस में डेवलप, आपके ओपिनियंस में रिफ्लेक्ट होने लग पड़ेगा। सो आई वॉन्ट यू टू थिंक अपॉन सर्टन एरियाज जो रोबोटिक्स में बात की जाती है। पहली चीज जो बात की जाती है दैट इज, इट्स अ वेरी आपका एसेस वगैरह में भी यूज हो सकता है, इट इज नोन एज अनकैनी वैली इफेक्ट। ये क्या है? आपने ना ये टर्म सुनी होगी, ह्यूमनॉइड्स। ह्यूमनॉइड्स क्या है? देखो रोबोट्स ना अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक छोटा सा अगर मैं इसे गाड़ी टाइप बना दूं, तो ये भी एक रोबोटिक वे में फंक्शन कर सकता है। एट द सेम टाइम अ ह्यूमन बीइंग सॉर्ट ऑफ रोबो कैन ऑल्सो बी देयर, कि एक ह्यूमन बीइंग जैसे दिखने वाला रोबो भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे ना एक बात बोली जाती है अनकैनी वैली इफेक्ट, कि अगर हम बिल्कुल ह्यूमन जैसा दिखता रोबो बना देंगे, तो ऐसा बोला जाता है कि जो हम ह्यूमंस हैं, हमें ना बड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस होगी, विल बी गेटिंग वेरी एंशियस एंड विल बी गेटिंग वेरी फियरफुल ऑफ दीज पर्टिकुलर, हम जैसे दिखने वाली मशीनों से हम बड़ा एंशियस और फियरफुल हो जाएंगे। इस साइकोलॉजिकल फिनोमिना को बोलते हैं अनकैनी वैली इफेक्ट, ठीक है? इनफैक्ट आज के टाइम पे स्पेशली आफ्टर कोविड एआई डेटिंग हैज आल्सो स्टार्टेड, ठीक है? सो वो भी एक बड़ा बड़ा ना, मतलब इफ यू लुक एट इट, इट्स वेरी थोड़ा ट्रबलिंग सा भी है कि, एक सेकेंड, हाँ जी, थोड़ा ट्रबलिंग भी है कि ह्यूमन इंटरैक्शन बड़े डिफरेंट लेवल पे चेंज हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप जापान देखोगे, जापान इज वन कंट्री विच हैज डिप्लॉयड रोबोज टू टेक केयर ऑफ इट्स एल्डरली। जैसे इंडिया में हम बात करते हैं ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि हमारी कंट्री में यूथ पॉपुलेशन ओवरऑल बढ़ रही है एंड वी आर अमंग द टॉप मोस्ट कंट्रीज जहां पे यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है। On the contrary, Japan is a country whereby elderly people are growing at a larger pace. वहां पे elderly population ज्यादा है, ठीक है, जो इंडिया में बाद में होगा। तो जापान इस टाइम पे क्या कर रहा है? दे डू नॉट हैव यंग पीपल टू टॉक टू दोस एल्डरली पीपल, देयरफॉर दे हैव डिप्लॉयड रोबोस टू टॉक टू दोस एल्डरली पीपल, ताकि उनको लोनलीनेस का एपिडेमिक ना फेस करना पड़े, ठीक है? सो एक ये चीज है। दूसरा, इलॉन मस्क हैज सेड कि रोबोस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन से ज्यादा हो जाएंगे। सो इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, ये भी आप सोचना। तीसरा, डू रोबोस हैव राइट्स? अगर आज नहीं है तो अगर ये ह्यूमन से ज्यादा हो जाएंगे, क्या तब रोबोस को राइट देने पड़ेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे ना फॉर एग्जाम्पल 2017 में सऊदी अरेबिया ने एक सिटीजनशिप ग्रांट की एक ह्यूमनॉइड को, जिसका नाम था सोफिया। अब सम पीपल से कि ये एक सॉर्ट ऑफ गिमिक था, कि एक पब्लिक प्रोपेगेंडा था, कि एक सिटीजनशिप ताकि अटेंशन जाए, है ना? बट बात ये नहीं है। बात ये है कि जब भी कोई चीज नैरेटिव, पब्लिक नैरेटिव में आती है, ह्यूमंस के दिमाग में आती है,
तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना उसका कोई नैरेटिव डिस्कोर्स बनने का चांस रह जाता है, और ये जो डिस्कोर्सेज है, बातचीत है, यही हमारी पॉलिसीज को भी शेप करती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन 2016 European Union proposed that most sophisticated robots will be given the status of electronic persons. यूरोपियन यूनियन ने 2016 में बोला कि जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड रोबोट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक पर्संस का दर्जा दिया जाएगा, तो इसके साथ भी कुछ राइट्स आएंगे, है ना। सिमिलर, लेकिन जापान है, जापान का थोड़ा रिलैक्स एटीट्यूड है, इट ट्रीट्स इट्स रोबोट्स एज फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी, इट हैज डिप्लॉयड रोबोट्स फॉर इट्स एल्डरली पीपल। तो ये कुछ एरियाज है जहां पे हमें सोचना है कि वेयर आर वी हेडेड टुवर्ड्स। ठीक है, देन लास्ट में ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, दैट इज योर सबरीमाला हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट सेज इट इज डिफिकल्ट फॉर कोर्ट्स टू डिसाइड व्हाट इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉलिटी GS2। अब ये क्या है, सी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हो रही थी, तो जो हमारे फाउंडिंग फादर भी बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ना एक स्टेटमेंट दी। ही सेड कि जो डेफिनेशन है रिलीजन की, कि हम किस चीज को रिलीजन बोले, रिलीजन बेसिकली कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो कि एसेंशियली रिलीजियस है, ऐसे रिचुअल्स जो किसी रिलीजन के लिए बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा उस रिलीजन के लिए मायने रखते हैं, उन प्रैक्टिसेस को हम रिलीजन बोलते हैं। At the same time, Dr. Ambedkar pointed out to the fact that states should be allowed to intervene, but not in intrinsic religious practices. अंबेडकर जी ने क्या बोला कि स्टेट इंटरवीन तो कर सकता है रिलीजन में, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस असेंशियली रिलीजियस है, यानी कि बहुत मायने रखती है उस रिलीजन के लिए, उस रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस रिलीजन के फॉर्म होने का बेस है, तब स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकती। अब ये तो जी बात हो गई, है ना। अब लेटर ऑन क्या हुआ, 1954 में देयर वाज अ मोनास्ट्री, हिंदू मोनास्ट्री या मठ बोलते हैं जिसको, साउथ में थी, शिरूर मठ। इनके ऊपर उस टाइम की मद्रास गवर्नमेंट ने कुछ रुकावटें लगाई, कुछ प्रोहिबिशंस लगाई। एज अ रिजल्ट इस मठ के जो हेड थे, ही वेंट टू कोर्ट। एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म कॉइन की, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, शिरूर मठ केस 1954, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट द टर्म रिलीजन विल कवर ऑल रिचुअल्स व्हिच आर इंटेग्रल टू अ रिलीजन। देखो आइडिया क्या है, हम ना इंडिया में बात करते हैं रिलीजियस फ्रीडम की, हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू रिलीजन है, उसमें से दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, एक है आर्टिकल 25, एक है आर्टिकल 26। इन आर्टिकल्स के बीच का जो इंटरप्ले है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो आर्टिकल 25 है, दिस इज योर इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम, कि जी मेरा रिलीजन है, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कैसे अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना है ना, तो ये मेरा इंडिविजुअल राइट है, कि हर एक को राइट है कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करो। आर्टिकल 26 एक कलेक्टिव राइट, कि अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कोई रिलीजियस सेक्ट है ना, कोई रिलीजन का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का हक है। लेकिन ये जो आर्टिकल 25 है ना, जिसमें हम बोलते हैं कि सबको रिलीजन का राइट है, ये कंडीशनल है। ओवरऑल सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कंडीशनल है, कोई भी फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है जो कि किसी इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट तरीके से दे दिया है कि आप जो चाहे करो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आर्टिकल 25 है, इस पे क्या रोक लगाई गई है, लेट अस से कि स्टेट को लगता है कि यहाँ पे रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, सोशल रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, देन स्टेट कैन इंटरवीन। अब ये ना बड़ी ही कंफ्यूजिंग टेरिटरी है, स्टेट कब रिलीजन में इंटरफेयर करे, किसी टाइम पे, आज से 50 साल पहले चले जाओ, है ना, तो ब्रह्म समाज के रिफॉर्म से पहले 1828 में सती का रिफॉर्म हुआ, तो उससे पहले क्या पता लोग बोलते हो कि सती रिलीजन का एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, कि जी अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वुमेन को भी फ्यूनरल पायर पे अपनी जान देनी पड़ेगी। क्या पता उस टाइम के लोगों को लगता हो कि वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें लगा कि नहीं, ये प्रथा बुरी है, हम अपनी कॉन्शियसनेस में इवॉल्व हुए और हमने इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया। आज अगर हम देखें, ये इतना कंफ्यूजिंग है ना, और इसकी कंफ्यूजन इस वजह से और ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री। सो लेट अस जस्ट सी सर्टेन इश्यूज। आप एग्जांपल्स देखो, लेट अस टॉक अबाउट सिखिज्म। सो अब ना कोर्ट इस चीज को इंटरप्रेट करिए कि व्हाट इज असेंशियल, व्हाट इज नॉट असेंशियल। फॉर एग्जांपल,
सिखिज्म में टर्बन पहनना, सिख रिलीजियस सिंबल्स पहनना इंटीग्रल प्रैक्टिस है, क्योंकि ऐसा माना गया कि जो 10th गुरु थे उन्होंने ना बोला कि कड़ा हो गया, 5 कड़े हो गए, है ना, तो इस तरह की कुछ प्रैक्टिसेस असेंशियल है रिलीजन के लिए, तो ये इन्होंने असेंशियल बता दिया। अब फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म पे आ जाओ। जैनिज्म में देयर इज अ प्रैक्टिस जिसमें जो जैन मंक्स हैं आफ्टर अ सर्टेन एज दे ऑप्ट फॉर वॉलंटरी सुसाइड, कि वो ना तो दवाई लेते हैं, खाना खाना भी बंद कर देते हैं, एज अ रिजल्ट जब उनकी डेथ आनी होगी दे वॉलंटरली मूव टुवर्ड्स डेथ। ठीक है, इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं संधार। राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ साल पहले बोला कि ये प्रैक्टिस जैन मंक्स के रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इट इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। किसने डिसाइड किया? राजस्थान हाई कोर्ट ने। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज नॉट अ सुसाइड, ये कोई सुसाइड नहीं है, ये एक रिलीजन का प्रैक्टिस है, सो इसको हम बैन नहीं करेंगे। आज भी जैन मंक्स अगर चाहे तो संथारा कर सकते हैं। ठीक है, सो ये भी डिबेटेबल हो गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बोला। इस्लाम में बोला जाता है कि नमाज पढ़ना रोज एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, कि प्रॉफिट बता के गए कि 5 चीजें इस्लाम में जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल हज पे जाना, फॉर एग्जाम्पल चैरिटी करना, सिमिलरली आपका नमाज पढ़ना रोज जरूरी है। लेकिन कोर्ट क्या बोलते हैं? नमाज पढ़ना जरूरी है, लेकिन नमाज सिर्फ मस्जिद में जाके ऑफर करना ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता। अगेन किसने डिसाइड कर लिया? कोर्ट ने। ठीक है, ट्रिपल तलाक का मामला कुछ साल पहले आया था। ट्रिपल तलाक में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ट्रिपल तलाक इस्लाम का असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इनफैक्ट इससे क्या हो रहा है कि वुमेन के राइट्स पे नुकसान पहुंच रहा है, तो क्योंकि ये रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इसलिए हम इसको इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, और वुमेन के रिफॉर्म के लिए हम इस प्रैक्टिस को, वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए हम इस प्रैक्टिस को खारिज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कर्नाटका में 2022 में इलेक्शंस के पास देयर वाज दिस इशू ऑफ हिजाब। कुछ स्कूल्स में जो लड़कियां हिजाब डाल के आ रही थी, इट वाज सेड कि दे वर सेट बैक कि आपको हिजाब अलाउड नहीं है, क्योंकि स्कूल एक यूनिफॉर्म फॉलो करता है जिसमें हिजाब अलाउड नहीं है। तो ये कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या बोला कि हिजाब पहनना इस्लाम की असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता। तो ये अगेन, अब देखो यहाँ पे ना बड़े सारे इश्यूज है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते होंगे जो सिर्फ अगर हिजाब अलाउड है तभी गर्ल्स की एजुकेशन कराते होंगे, अगर कंजर्वेटिव माइंडसेट है ना, तो यहाँ पे विच डायरेक्शन आर वी हेडेड इज अ क्वेश्चनेबल थिंग। अगर आप बाकी कंट्रीज में देखो, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन बिटवीन इट्स पॉलिटिक्स एंड इट्स रिलीजन। तो फ्रांस अपनी कंट्री में पब्लिक में कोई भी रिलीजियस सिंबल हो अलाउ नहीं करता, इवन फॉर क्रिश्चियंस। ठीक है, देन लास्ट में देखो पारसी कम्युनिटी जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट पे गुजरात, महाराष्ट्र, इन एरियाज में काफी है। तो पारसीज ना अपने जो इनके टेम्पल्स होते हैं उसमें कोई मूर्ति नहीं रखी जाती, सिर्फ फायर की वर्शिप होती है, इनको हम फायर टेम्पल्स बोलते हैं। पारसीज अपने जो टेम्पल्स है इसमें किसी को अलाउ नहीं करते, ये उनकी प्रैक्टिस है। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू देयर रिलीजन। ऑफ लेट व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इज, जैसे कल आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, केदारनाथ हैज बीन ओपन, है ना, तो सीजनल सीजन के हिसाब से ओपन होता है ना। सो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर्टन टेम्पल्स वहां पे बाकी जो नॉन हिंदू पीपल हैं दे विल नॉट बी अलाउड। तो अब लेट अस से कि ये हर रिलीजन करने लग पड़े कि हमारे रिलीजन स्पॉट पे अलग रिलीजन के जो लोग हैं वो अलाउड नहीं है। तो इंडिया को, जिसको हम एक मेल्टिंग पॉट बोलते हैं, हम बोलते हैं कि काफी ज्यादा रिलीजन यहाँ पे को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। सो क्वेश्चनेबल बात ये है कि फिर हम किस डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं, है ना। सो अगर ना यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, ये आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हो। एक है जी मेल्टिंग पॉट, एक है सैलड बाउल। अगर आप सैलड बाउल देखोगे, है ना, देयर आर डिफरेंट सैलड्स जो हमें दिखता है कि डिस्टिंक्ट है, अलग अलग पड़े हुए हैं। तो एक तो है कि सैलड बाउल, कि आप लोग इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन अपनी अपनी आइडेंटिटी बरकरार है, दे आर मेंटेनिंग देयर ओन आइडेंटिटी बट एट द सेम टाइम दे आर को एग्जिस्टिंग। क्या हमें ये अप्रोच चाहिए, या फिर वी नीड अ मेल्टिंग पॉट? मेल्टिंग पॉट को आप ऐसा समझो कि लेट अस से कि वी आर कुकिंग समथिंग, तो हमने काफी कुछ एक पॉट में डाल दिया एंड वी नो लॉन्गर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि कौन सा इंग्रेडिएंट है यहाँ पे, कौन सा इंग्रेडिएंट है वहां पे, है ना, सब कुछ मिक्स हो गया। तो मेल्टिंग पॉट टॉक्स अबाउट असिमिलेशन, कि हमने क्या किया कि सारी आइडेंटिटीज आपस में मिक्स हो गई, वी कैन नॉट मेक आउट कि ये पर्सन किस रिलीजन को बिलोंग करता है, किस रिलीजन को बिलोंग नहीं करता। क्या हमें मेल्टिंग पॉट अप्रोच चाहिए,
या हमें सैलड बाउल अप्रोच चाहिए. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक अपॉन. और अगर हम बोलते हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि रिलीजन में कौन सी प्रैक्टिस असेंशियल है, कौन सी नहीं है, अब ये तो ना इतनी बारीक और इतनी कंफ्यूजिंग टेरिटरी है कि हाउ विल वी टेल कि किस रिलीजन के लिए क्या प्रैक्टिस असेंशियल है. इट इज अ वेरी, और इंडिया में तो इट विल ओपन अ पंडोरास बॉक्स कि एवरी रिलीजन विल से कि मेरे धर्म में ये बात असेंशियल है, ये बात असेंशियल नहीं है. ठीक है ना. सो अब देखो, अगर आपको आपके पॉलिटी में एक क्वेश्चन भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स को हम कंपेयर करते हैं, इफ यू आर आस्क्ड टू कंपेयर बिटवीन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड फ्रांस सेक्युलरिज्म, सो व्हाट कैन यू राइट अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख सकते हो कि एक तो फ्रांस में पब्लिकली आपको अलाउड नहीं है ना, पब्लिक फेथ को आप पब्लिकली आप फेथ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, विच इज अलाउड इन इंडिया. दूसरा, इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है. वी हैव राइट टू फ्रीडम अंडर फंडामेंटल राइट्स, जिसके तहत हमारी सेक्युलरिज्म गारंटीड है. Even the preamble to the constitution, the introduction to the constitution mentions India to be a secular country. फ्रांस की जो सेक्युलरिज्म है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. फ्रांस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन इट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. ये 1904 या 5 के करीब एक लॉ आया था, उसके तहत फ्रांस में इट स्टार्टेड टू बी फॉलोड कि फ्रांस में इस तरह का सेक्युलरिज्म होगा जहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन होगी कि यू कैन नॉट इवन वियर, आपका पब्लिकली आप अपने रिलीजियस सिंबल्स को भी वियर नहीं कर सकते. देन इंडिया की सेक्युलरिज्म में स्टेट का इंटरवेंशन अलाउड है फॉर सोशल रिफॉर्म, कि अगर आपको लग रहा है कि सोशल रिफॉर्म करना है तो इंटरवेंशन अलाउड है. ठीक है. अब आते हैं हम इस न्यूज पे. अब कुछ सालों से देयर इज अ टेंपल इन साउथ इंडिया, केरला में, नोन एज सबरीमाला टेंपल. Sabrimala temple में a certain age group of women who are in their menstrual age group are not allowed to enter temple throughout their उस particular age में वो आपका टेम्पल में एंटर कर ही नहीं सकते. अब इसके ऊपर ना जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा, सो देयर वाज, उनमें एक ही पैनल में एक ही वुमेन थे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा. तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने उस टाइम पे डिसेंटिंग जजमेंट दी थी. इनका कहना था कि नोशंस ऑफ रेशनैलिटी कैन नॉट बी इन्वोक्ड इन मैटर्स ऑफ रिलीजन. What constitutes essential religious practice is for the religious community to decide, not for the court. Justice इंदु मल्होत्रा कहते हैं कि essential religious practice क्या है ये कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता, ये रिलीजियस कम्युनिटी खुद डिसाइड करेगी. ये इन्होंने बात कही. ठीक है. आगे जो आज वाला आर्टिकल है इसमें भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि इट इज नो लॉन्गर कोर्ट्स डोमेन. ये कोर्ट के लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि व्हाट इज असेंशियल एंड व्हाट इज नॉट असेंशियल. रादर इट डिपेंड्स अपॉन द रिलीजन, रिलीजियस जो आपका ग्रुप है उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज असेंशियल एंड व्हाट इज नॉट असेंशियल. इस चीज के फायदे भी है, इस चीज की नुकसान भी है. फायदे क्या है कि चलो सुप्रीम कोर्ट गार्डियन नहीं बना रिलीजन का, है ना, ये एक फायदा हो गया. एट द सेम टाइम नुकसान क्या है कि अब रिलीजियस प्रैक्टिस असेंशियल होने के नाम पे कुछ ना कुछ सोशल डेरोगेटरी प्रैक्टिस, या हम बोले कि लेट अस से कि कल को अगर डिसाइड हो कि अ पर्टिकुलर कास्ट इज नॉट अलाउड इन अ पर्टिकुलर टेम्पल या अ पर्टिकुलर जेंडर इज नॉट अलाउड इन अ पर्टिकुलर टेम्पल, व्हाई, बिकॉज दिस इज एन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. तो ये अगर डिनोमिनेशन या अगर रिलीजियस ग्रुप खुद से डिसाइड कर ले तो यहां से तो हम बैकवर्ड्स भी चले जाएंगे, है ना, रिफॉर्म के टर्म्स में. तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें हैं इसमें, आपको एक बैलेंस व्यू में आंसर लिखना है. ठीक है. तो अगर कोर्ट इस चीज से पीछे हट रही है आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो यहां से एक चीज अच्छी भी हुई है कि कोर्ट इज नो लॉन्गर द गार्डियन ऑफ रिलीजन, बट एट दी, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी लोग खुद डिसाइड करें कि हमारे धर्म में क्या एसेंशियल है. एट द सेम टाइम कल को अगर कोई ना कोई सोशली डेरोगेटरी प्रैक्टिस आती है जिसमें हमें लगता है कि जेंडर या कास्ट नॉर्म्स को लेके हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तब प्रॉब्लमैटिक भी है. ठीक है. सो ये हमारे आज के टॉपिक्स हो गए. वी हैव टॉक्ड अबाउट यूएस ईरान कंफ्लिक्ट इन डिटेल. ठीक है. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट सेक्युलरिज्म, देन आपका सबरीमाला इशू, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट एआई एंड रोबोटिक्स. ठीक है. सो इस तरह से विल बी कवरिंग डे बाय डे, हम कुछ ना कुछ आपका कवर करते रहेंगे इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय द एंड ऑफ योर 1.5 ईयर, है ना, प्रीलिम्स जब तक है, सो आपका बहुत सब्सटैंशियल पोर्शन कवर हो जाए, डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स के डिफरेंट आर्टिकल्स कवर हो जाए. ठीक है. सो सी यू इन टुमारोज लेक्चर. थैंक यू सो मच.